हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। और मेरे बच्चों, बोलो स्कूल में क्या पढ़ाई चल रहा है दोस्तों आपका। क्या पढ़ाई चल रहा है दोस्तों आपका स्कूल में। अच्छा चल रहा है क्या भैया। हाँ एकदम बढ़िया चल रहा है। आई होप कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है दोस्तों। अपन लोग आज क्लास 12 के अकाउंटेंसी के एक चैप्टर करने वाले हैं। लेकिन उस चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत तो मजाक मस्ती कर ही सकते हैं ना। हाँ हाँ भैया, हाँ कर सकते हो कर सकते हो। सुनो ना दोस्त। आ, आज मुझे बताओ आप लोग कि आपको सुबह 10 रुपया पापा ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आपने सुबह स्कूल गए, मस्ती मजाक किए, स्कूल में क्लास वगैरह किए, अकाउंट्स का क्लास अच्छे से किए। उसके बाद जब हमने रात को घर लौटा, आपने देखा आपके पास 20 रुपया। कैसे हो सकता है, कैसे कैसे बताओ ना। बताओ ना, मुझे भी थोड़ा जानना है। कैसे आपने जादू कर दिया कि 10 टका आपका 20 टका हो गया। कैसे आपने जादू किया दोस्त, कैसे जादू किया मुझे बताओ तो, कैसे जादू किया, कैसे हुआ। तो किसने दिया, मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, ओ उसने दिया। अरे उसने मतलब, अरे बुद्धू, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उसने दिया। किसने दिया है, कैसे हुआ 10 का 20 भैया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो भैया कुछ ना कुछ तो कारण है, आपने पूरा दिन भर कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है। कोई ना कोई तो आपको कुछ पैसा दिया होगा, या तो आपसे लिया होगा, उसके बाद ही आपके पास 20 टका आए होंगे। क्योंकि आप तो खर्चा भी किए हो, खाए भी हो, पिए भी हो, बहुत सारे चीज किए हो, उसके बाद 20 टका आए। कुछ तो हुआ है भैया, दिन भर कुछ तो हुआ है। तो भैया ये जो शुरू में आपके पास पैसा था, और आपके ये मतलब दिन के बाद जब आप घर में लौटे तो आपके पॉकेट में जब 20 रुपया था, तो आप उसके बाद क्या करोगे, सोचोगे कहाँ से पैसा गया और कहाँ से मेरे पॉकेट में पैसा आया। आया, करेक्ट। तो सुनो ना दोस्तों, सुनो ना आप लोग, सुनो ना दोस्तों। तो शुरू में जब 10 रुपया था आपके पास और आपके पास 20 टका आया, ठीक है, डे के एंड में जाके, मतलब मान के चलो दिन के एंड में जाके आपके पास 20 टका आया। डे जब शुरू किए थे आपने, डे स्टार्ट के 10 रुपया से। तो ये जो आपने दोस्तों पूरा दिन भर अपने कुछ तो कारनामा किए होंगे, कुछ ना कुछ तो किए होंगे भैया। ये जो आपने पूरा दिन भर कुछ ना कुछ तो किए थे, इसको क्या बोलते हैं पता है। आपके पास था क्या, कैश। डे के शुरू में आपके पास, डे के एंड में क्या था, कैश था। तो ये जो आपके पास कैश था और आपके पास कैश हुआ, तो इसमें आपका क्या क्या हुआ था, आप बोलो। आप लोग तो क्लास 11 में ट्रांजेक्शन किए थे। तो अगर आप ट्रांजैक्शन का बात करते हो दोस्तों, अगर आप ट्रांजैक्शन का बात करते हो दोस्तों, तो इसमें कैश कुछ ना कुछ तो आया है, कुछ ना कुछ तो गया है। तो यही जो आपके पास कैश आया है, मतलब इनफ्लो, हो सकता है कोई ना कोई तो आपको दिया ही होगा ना। एंड दोस्तों उसके साथ साथ कुछ ना कुछ तो दोस्तों कैश आपके पॉकेट से गया ही होगा। आपने तो किसी के साथ चाय पिए ही होंगे, मुन्ना के दुकान से चाय तो पिए ही होंगे। ये जो दोस्तों आपके पास कैश आया, ये जो दोस्तों आपके पास कैश गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे इनफ्लो बोलो चाहे आप आउटफ्लो बोलो। तो यही क्या है, ये कैश का फ्लो था। क्या था, कैश का फ्लो था दोस्तों। ये क्या था, कैश का फ्लो था दोस्तों। एंड आप जब घर में आओगे, तब जरूर आप ये कोशिश करोगे कहीं पर लिख के, या तो पापा से बोल के, कि पापा देखो ऐसे ऐसे कैश का खर्चा हुआ, ऐसे ऐसे कैश मेरे पॉकेट में आया, इसके बाद मेरे पास में 20 टका आया। तो आप डे एंड में जाके जो 20 टका आएगा उसका एक आप हिसाब लोगे। जैसे हम लोग क्लास में सीखते थे कि हिसाब, पोस्टमार्टम मनी, वैसे ही दिन भर आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया, कौन सा पैसा आया, कौन सा पैसा गया, यही जो दोस्त आप ट्रांजेक्शन करोगे, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो ट्रांजेक्शन करोगे ना, इसको हम लोग एक जगह पे लिख लेंगे ताकि याद रहे कैसे आया कैसे गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक डिस्क्रिप्शन, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट। आपने सीखा होगा स्टेटमेंट, जब फाइनल अकाउंट्स करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में क्या लिखते थे, याद है ना। जैसे बैलेंस शीट में हम लोग लिखते थे कितना एसेट है, कितना एसेट गया, कितना एसेट आया, और उसके बाद लिखते थे लाइबिलिटी कितना आया, कितना लाइबिलिटी गया। वैसे ही जब आप एक पर्टिकुलर डे में या तो मंथ में या तो साल भर आपके पास कितना पैसा आया, आपसे कितना पैसा गया, ये जो चीज का आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, कहीं पर लिखते हो, और उसके बाद उसके ऊपर सोचते हो कैसे आया कैसे गया, एनालिसिस करते हो आप, उसको ही तो बोलते हैं दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आप आज सीखने वाले हो। क्या समझ में आई दोस्तों आपको, क्या दोस्तों आपको समझ में आया, यस भैया समझ में आया। इसको ही तो बोलते हैं दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम लोग आपके बारे में बात किए थे, लेकिन आज हम लोग इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है, आपका जो सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट है,
वो आपका बहुत रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे रिलेटेड नहीं है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। तो दोस्तों एक बिजनेस क्या बोला मैंने, कोई बिजनेस या तो आप कोई भी कंपनी पकड़ लो, जब कोई बिजनेस अपने बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन किया है, मतलब उसके पास कितना कैश आया है, उससे उसके हाथ से कितना कैश गया है, वो जब ये सारी चीजों को एक जगह पे लिखता है, रिकॉर्ड करता है, एंड उसके बाद वो जब एनालिसिस करता है, इसको ही वो बोलता है, क्या पता है, कैश फ्लो, क्या बोलता है, स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलो दोस्त, आप लोग को समझ में आया क्या होता है एक कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। सिंपल सा बात कि भैया मैंने दिन भर जो कैश का ट्रांजेक्शन किया है, जो भी पैसा आया है, जो भी पैसा गया है, जब वो सारे चीजों को हम लोग एक जगह पे लिखते हैं एंड उसके बाद प्रेजेंट करते कि देखो ऐसे ऐसा मेरे पास से कैश गया, ऐसा ऐसा मेरे पास में कैश आया, तो उसको हम लोग कुछ भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एकदम मस्त समझ में आया भैया, एकदम मक्खन की तरह क्लियर है भैया, ठीक है। तो अब हम लोग को समझना है कि बिजनेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बता दिए। तो भैया अब ये तीनों वर्ड का मेन मीनिंग क्या है, देखो दोस्त, कैश का मीनिंग होता है, ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा, इससे पहले एक बार डिस्कशन करते हैं। जैसे दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि आप लोग जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, ठीक है, आप लोग जब अगर मान के चलो कोई कंपनी के बारे में बात करते, तो आप लोगों ने सीखे होंगे कि शेयर इशू होता है, आप लोगों ने सीखे होंगे कि डिबेंचर्स वगैरह इशू होता है। तो एक कंपनी शेयर इशू करता है, डिबेंचर इशू करता है, और आप लोग कंपनी के जब वो बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग जब बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, हम लोग सबसे पहले इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर डेट में, ईयर एंड में जाके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का बैलेंस हम लोग लिखते हो वहां पे जाके, ठीक है, क्या क्या कारनामा हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम लोग और एक जगह पे और एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो पहले मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, अभी वो उसको अकाउंट नहीं बोलता, अभी उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। यही जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना मुन्ना, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, लिखते क्या है कि भैया मैंने कितना पैसा साल भर मेहनत करके कमा लिया, कितना पैसा मैंने गवा दिया, मतलब आपका कितना प्रॉफिट हुआ या तो आपका लॉस कितना हुआ। यही सब हम लोग कहाँ पे सीखते हैं दोस्तों, ये सब हम लोग सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट है। इसके साथ और एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो एक बिजनेस प्रिपेयर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अभी अभी आप सीखोगे, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोग चाय की दुकान में जाना, देखना चाय की दुकान में वो दिन भर जो भी चीजें खरीदता है एंड जितना चाय बेचता है, अच्छा अच्छा थोड़ा दुकान होगा, तो वो लिख के रखता है हमेशा। कभी कभार वो चाय के दुकान से कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होते हैं दोस्तों, तो वो अलग से रिकॉर्ड करता है, एंड जो भी कैश में बेचा, जो भी कैश में आया, देखना वो हिसाब करता है। कभी आप लोग देखना, कभी जाके दुकान में बोलना भैया आपने शुरू में कितना किया था और आपके डे एंड में आके कितना हुआ भैया, तो वो आपको बताएगा कि इतना कैश आया, कितना कैश गया। वो कैश फ्लो स्टेटमेंट उनको पता नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ी प्रिपेयर करते बुक्स, लेकिन आपको पता होगा, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग प्रिपेयर करके बोल सकते हैं कि भैया इतना आया, इतना गया। करेक्ट। तो ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एक होता है जो आपको पता है, नोट्स टू अकाउंट, लेकिन वो हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट में और एक क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स। एंड इसके साथ और एक चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले। हम लोग का मेन डिस्कशन एरिया क्या है दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज से याद रखोगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या चीज के लिए रिक्वायरमेंट है, सिंपल जानना जरूरी है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया, ये सबसे ज्यादा आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड याद रखने का है, यहाँ पे नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे मुन्ना। क्या दोस्त आपको समझ में आए, एकदम सिंपल सा बात, कोई भी क्रेडिट का ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, सिंपल सा आप आगे बढ़ते चलोगे। नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड। चलो मुन्ना एकदम आराम से बढ़िया से समझ में आ गया भैया। चलो अब सुनिए ना, अब जो मैं आपको बता रहा था कि भैया ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसका मेन मीनिंग क्या है वो एक बार बता दो। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का अगर बात करेंगे ना दोस्तों, तो इसमें दो चीजें आता है, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आता है दोस्तों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, समझे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे आता है, कैश आता है एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे आता है। अब डिस्कस करते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, अगर आप मुझे बताओगे कि भैया ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोस्तों किसको हम बोलेंगे,
तो सिंपल भाषा में याद रखना, कैश मतलब यहाँ पे आता है कैश इन हैंड, मतलब आपके बिजनेस के हाथ में जो भी कैश है उसको आप लिख दो यहाँ पे कैश इन हैंड। ठीक है ना दोस्त। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि आपके कैश इन हैंड के साथ साथ आपके पास बैंक के बैलेंस कितना है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे जब बैलेंस शीट बनाए थे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड आते हैं, बैंक बैलेंसेस भी आते हैं। ठीक है। एंड उसके साथ दोस्तों और एक आइटम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपके शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होता है। क्या होता है दोस्तों? जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होता है, ये क्या होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको करना चाहूंगा। जैसे कि क्या होता है, अच्छा इसके साथ और एक चीज आप लिख लो, जैसे कि आपका कोई डिमांड डिपॉजिट, क्या होता है इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं डिमांड है, इसको हम लोग डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। अब ये क्या है फंडामेंटली, एक बार इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। सुनो ना, देखो सबसे पहले कैश इन हैंड समझ में आ जाता है कि कैश इन क्या होता है, मतलब आपके हाथ में जितना कैश है, मतलब बिजनेस के हाथ में जितना कैश है। बैंक बैलेंस मतलब बिजनेस के बैंक में जितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अब डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा डिपॉजिट जो आप कभी भी उठा सकते हो एक छोटा मोटा पेनल्टी देके बैंक में। मतलब मान के चलो आपने एक पापा से 10,000 रुपया लिया और आपको एक डेस्क ये कंप्यूटर खरीदना है या तो टैब खरीदना है या मोबाइल खरीदना है। आपने 6 महीना बाद वो मोबाइल लॉन्च होने वाला है, तो आप 6 महीना बाद उस पैसे को उठा लोगे। तो आपने 6 महीने के लिए एक बैंक में डिपॉजिट्स कर दिया। क्योंकि देखो दोस्त, अगर आपका जो डिपॉजिट्स है अगर वो बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकता है तो आप उसको एज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट कर सकते हो। लेकिन याद रखना डिमांड डिपॉजिट आपके वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए, ज्यादा लॉन्गर पीरियड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केस में हम लोग इसको डालते भी नहीं अगर वो लॉन्गर पीरियड में हो जाएगा। अब उसके बाद भैया जो मेन पार्ट है वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर हम आपसे बात करें कि भैया ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो आपको मैं सच्ची बताऊं, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है वो सारे इन्वेस्टमेंट जो आप इजीली 3 महीना या उससे नीचे आप इजीली इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब सिंपल से बताओ, मतलब एसेट्स, देखो सारे तो एसेट्स ही है क्योंकि ये करंट एसेट्स का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके करंट एसेट्स में आते हैं। तो ऐसा कोई एसेट जो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट इनटू कैश, ओके, लेस देन इक्वल टू 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। मतलब जिस दिन आपने इसको परचेज किया है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज मतलब जिस दिन आपने इसको परचेज किया है उस दिन से 3 महीना या उससे कम पीरियड के अंदर आप इसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल आपको दूं, जैसे कभी कभार देखना कि आप लोग अगर इकोनॉमिक्स देख पढ़े हो थोड़ा, तो उसमें कॉन्सेप्ट है ट्रेजरी बिल। क्या आता है ट्रेजरी बिल? क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ छोटा छोटा अमाउंट का ट्रेजरी बिल इशू करता है, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे मान के चलो 14 डेज, जैसे कि मान के चलो 91 डेज। ये क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बैंक्स को छोटा छोटा ट्रेजरी बिल इशू करता है और उनसे क्या करता है पैसा लेते हैं। क्योंकि बैंक गवर्नमेंट को शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे मान के चलो 14 दिन के लिए या तो 3 महीने के लिए इनको थोड़ा थोड़ा कैश चाहिए होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं एक बिल इशू करते हैं, बैंक से पैसा उठाते हैं। जिस दिन वो बिल का मैच्योरिटी आएगा 14 दिन बाद या 91 डेज बाद वो अपना पैसा दे देगा और वो बिल वापस कर देगा, कहानी खत्म। सो दिस आर द कम्स अंडर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखोगे? तो भैया क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड द डिमांड डिपॉजिट। इसको प्लीज याद रखना। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं सीबीएचडी। ठीक है, सीबीएचडी हम लोग इसको आराम से बोल सकते हैं याद रखने के लिए, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड द डिपॉजिट्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं आराम से सीबीएचडी। अब भैया आ जाओ इधर। अब भैया फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब बहुत ज्यादा इजी है भैया। फ्लो का मतलब होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फ्लो मतलब बह जाना। मतलब आपके पास कितना इनफ्लो आया एंड उस आपके पास कितना आउटफ्लो आया, वही आपका फ्लो का मीनिंग है। एंड स्टेटमेंट मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जहां पे आप अपने बिजनेस का जितना कैश इनफ्लो आया है, जितना कैश आउटफ्लो आया है, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड का आप वहां पे लिख दो। तो भैया क्या समझे हम लोग, स्टेटमेंट मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जहां पे आप कैश का कितना आया, कितना कैश गया और आपके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हाथ में कितना कैश हो गया उसको आप शो करवाते हो, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। तो भैया एक बार पूरा मीनिंग बता दो, सीएफएस का मीनिंग क्या है? सीएफएस मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां पे आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना इनफ्लो आया कितना आउटफ्लो आया उसको रिकॉर्ड करते हो और आप एंड ऑफ द डे आप अपना कैश का बैलेंस निकाल लेते हो। दैट्स ऑल भैया, ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन स्टोरी। भैया समझ में आया दोस्तों?
एकदम बढ़िया से समझ में आया, आई होप सो आपको मेन पर्पस समझ में आया, ठीक है। आप सुनो ना दोस्त, आप बताओगे कि भैया ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों, मतलब अगर मान के चलो मैं थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊं, तो आप बोलोगे भैया ऑब्जेक्टिव क्या है? सुनो, देखो, सबसे पहले बिजनेस में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, समझना अच्छे से, अच्छा लगेगा। ऑल्दो मेन हम लोग का क्वेश्चन ही मेन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिटी होना चाहिए। बढ़िया, सुनो ना दोस्तों, अगर मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में आपको क्या याद रखने का है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आप अपने पूरा साल का मेहनत निकालते हो, चाहे आप प्रॉफिट निकाल लो, चाहे आप लॉस लॉस निकाल लो, तो आप चाहे पूरा साल भर का प्रॉफिट या तो लॉस आप अपने निकालते हो। लेकिन आप मुझे एक चीज बोलो, आपने सीखे होंगे कि हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते हैं, उस टाइम हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है क्लास 11 में एकदम बेसिक में आकुरल कॉन्सेप्ट। क्या आता है दोस्तों यहाँ पे? आकुरल कॉन्सेप्ट आता है। ये आकुरल कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है? आकुरल कॉन्सेप्ट बोला जाता है जो मतलब करेंट ईयर के खर्चे एंड करेंट ईयर के आपके इनकम इस साल ही रिकॉर्ड करना चाहिए, एंड वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मतलब वो मैच होने चाहिए खर्चे एंड इनकम, यही बोला जाता है। मतलब मान के चलो अगर मैंने सैलरी, अगर आपका सैलरी मैंने 14 मार्च को, मेरा 14 मार्च का सैलरी है, ठीक है, तो अगर मैं इसको 14 अप्रैल नेक्स्ट ईयर दूंगा, मतलब मान के चलो 2026 को, तो मैं ऑब्वियसली इसको मैं 14 मार्च 2026 में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि आप एक चीज सोचो, आप अभी कौन सा पीरियड में चल रहा, 25-26, एंड ये पीरियड कौन सा होगा, 26-27, लेकिन सैलरी कौन सा पीरियड का है दोस्तों, 14 मार्च 26 का है, तो आप 25-26 के ईयर में ही इसको रिकॉर्ड करना चाहोगे, भले ही आप बाद में पेमेंट करो कोई बात नहीं। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। तो आप सोचो, आपने पेमेंट नहीं किया है एंड बिना पेमेंट करके भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, बिकॉज आपको ओरिजिनली इस साल का क्या खर्चा है, इस साल का क्या इनकम है, उसको रिकॉर्ड करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना है आपको, ये हम लोग समझ गए थे। लेकिन दोस्तों मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया आपका बिजनेस में कितना ओरिजिनली कैश आया, कितना ओरिजिनली कैश गया, ये बता दो। अगर मान के चलो नॉर्मली मैंने आपको बोला कि भैया कैश प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है, एक्चुअल में कैश कितना आया उससे, मतलब बिजनेस करके कैश कितना वो मुझे निकाल के दो, तो आप बोलोगे भैया ये सब चीज को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज को हम लोग नहीं पकड़ेंगे। तो सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अंडरस्टैंड द कैश फ्लो, सॉरी कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एंड टू जनरेट एंड टू अंडरस्टैंड द कैश ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम द बिजनेस। क्या मैंने बोला देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी एंड ईजी लगेगी। क्या मैंने बोला देखो, यहाँ पे क्या मैंने बोला सिंपली, अगर मैं आपको इजी भाषा में सिखाता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा मैंने, हाँ देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले तो भैया कि अमाउंट ऑफ कैश फ्लो टू द बिजनेस, मुझे वो जानना सबसे जरूरी है। दूसरा लिखना दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों, आई थिंक सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भैया आपने यूटिलाइजेशन ऑफ कैश इन द बिजनेस, आप बिजनेस में कैसे कैश को यूटिलाइज किए, ठीक है। एंड उसके बाद भैया रिसोर्सेस ऑफ द कैश फ्लो इन बिजनेस, तो कहाँ कहाँ से आपके पास में कैश आया है, कैश गया है, ठीक है। सबसे पहले तो अमाउंट जान लोगे, उसके बाद उसका यूटिलाइज कहाँ कहाँ पे की हो, उसका रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से वो आया हुआ है, ये सब चीज आप जानने का पूरा 100% कोशिश करते हो दोस्तों। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया हाउ मच, सिंपल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाउ मच कैश जेनरेटेड और आउटफ्लोड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या बोला देखो मैंने दोस्तों, दोस्तों मैंने क्या बोला देखो एक बार, मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि यहाँ पे आपने कितना कैश जनरेट किया है एंड कितना कैश आपने आउटफ्लो किया है ड्यूरिंग द ईयर में, वो आपका जानना जानना जरूरी है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले कि आपका जो कैश है,
ठीक है, आपका जो मेन कैश है तो उसमें क्या है, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं उसमें एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट करने के टाइम पे हम लोग नॉर्मली कैश के जो भी कैश आइटम्स है उसमें फोकस करते हैं, नॉन कैश आइटम को हम लोग कभी फोकस करते ही नहीं है। ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ आपको मतलब होने चाहिए कितना कैश आया, कितना कैश आपके हाथ से गया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं आपको जानना है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली सारे बिजनेस मतलब एवरी बिजनेस एक्चुअली प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट अगर आप मुझे बताओ कि भैया ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाता है, तो मैं आपको बोलूंगा कुछ कुछ होता है जो आप अभी तक नहीं पढ़े हो। कुछ स्मॉल कंपनीज होते हैं जिनका टर्नओवर आपका 40 करोड़ एंड उनके जो कैपिटल होते हैं वो 4 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होते हैं। तो कुछ कुछ स्मॉल कंपनीज होते हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कोई रिकॉर्ड में नहीं है। आप सुने नहीं होंगे, मैं फिर बता देता हूँ। 1% कंपनीज होते हैं, ठीक है, 1% कुछ कंपनी होते हैं जहाँ पे एक ही पर्सन पूरा कंपनी को चलाते हैं। आप लोग ये अगर मान के चलो 12 पास करोगे, उसके बाद आप जाओगे सीए फाउंडेशन में, तब आप लॉ में जाके पढ़ोगे स्मॉल कंपनीज 1% कंपनी। आपने सुने होंगे कुछ स्टार्टअप कंपनीज भी होते हैं, कुछ स्टार्टअप कंपनीज भी होते हैं जिनको हम लोग प्राइवेट कंपनीज में बोलते हैं, ये लोग नहीं करता है। और भी बहुत सारे, आप इतना याद रखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, इतना ही याद रखोगे काम हो जाएगा। तो स्मॉल कंपनीज भैया 1% कंपनी स्टार्टअप कंपनीज, ओके, हैव ऑप्शन टू प्रिपेयर सीएफएस। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, टू प्रिपेयर सीएफएस मतलब इनके पास कोई मैंडेटरी ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनको सीएफएस बनाना ही है। लेकिन बाकी सारे लोग जितना भी बिजनेस है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर बनाएगा, इतना आप याद रखना दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये जो कैश फ्लो आपका स्टेटमेंट है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली क्या काम होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली जब हम लोग बिजनेस में कितना कैश आया कितना कैश गया, तो इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जैसे बिजनेस में होता है। कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो बिजनेस में एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटीज को हम लोग तीनों पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, तीनों पार्ट में इस एक्टिविटीज को हम लोग बांट सकते हैं। 1 मिनट वेट करना गाइस, एक ही मिनट वेट करना। हाँ, इसको हम लोग ओ ओ सॉरी, इसको हम लोग इजिली तीनों पार्ट में बांट सकते हैं। ओके भैया, ओके। सो क्या क्या पार्ट होता है भैया, एक बार बताओ अच्छे से। देखो, सुनना अच्छे से, मेरा बात ध्यान देके। सबसे पहले होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। ठीक है, उसके बाद आपके होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या होता है यहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद क्या होता है भैया, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये तीनों एक्टिविटीज मोस्टली आपके आते हैं। एक होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होता है भैया आपका फाइनेंस एक्टिविटीज, एक होता है आपका इन्वेस्ट एक्टिविटीज। को एक्टिविटीज लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटीज को पहले समझते हैं कि भैया होता क्या है, ये बता दो पहले एक्टिविटीज ही हुए क्या, क्यों हम लोग ये एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जब हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उससे हम लोग एसेट वगैरह परचेस करते हैं, हम लोग का लाइबिलिटी क्रिएट होता है, हम लोग वो पेमेंट करते हैं। तो मल्टीपल काम हम लोग करते हैं ये एक्टिविटीज से। तो जब मल्टीपल आप काम करते हो ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है, इसका सिंपल मीनिंग है कि आप अपने बिजनेस में डे टू डे वर्क करके आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा गवा रहे हो, मतलब कितना कैश आया कितना गया। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अगर मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बताऊं कि सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई डे टू डे एक्टिविटीज का बात कर रहे हैं। ठीक है, डे टू डे मतलब आप डे टू डे जो भी एक्टिविटीज करते हो वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल आप बता दो भैया क्या होता है, जैसे डे टू डे। देखो याद रखना डे टू डे, अच्छा एक सेकंड और, 1 मिनट गाइस, एक चीज और याद करना है। ओनली डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज ऑपरेटिंग में नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिर्फ ओनली बिजनेस एक्टिविटीज। टू डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, याद रखना, आई एम रिपीटिंग, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जाम्पल बिजनेस एक्टिविटीज, भैया आप ना गुड्स परचेस करते हो, भैया आप गुड्स को परचेस करते हो, या तो भैया आप गुड्स को सेल करते हो। ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं। भैया आप ना 2 नंबर अगर मैं बताऊँ एग्जाम्पल के तौर से, भैया आप ना सैलरी पेमेंट करते हो, सैलरी पेमेंट कर देना, वेजेस का पेमेंट कर देना, ये सब आपके ऑपरेटिंग में आता है। तो भैया ऑपरेटिंग में क्या क्या चीजें आती है, जो आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट होता है वही आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। ठीक है, थर्ड क्या हो गया भैया,
जैसे मान के चलो मैं अगर आपको बोलूँ, जैसे आपने इंश्योरेंस पेमेंट किया है भैया, या तो आपने रेंट का पेमेंट किया है, या तो आपके ऑफिस के लिए आपको चाहिए क्या, स्टेशनरी चाहिए, आपको प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब आपके आता है। एंड आप कंपनीज में अगर रहते हो तो उसमें आपको ऑडिट फीस भी भरना पड़ेगा। आप ऑडिट पढ़ते हो, आप अभी पढ़ते नहीं, अभी तो आप छोटे हो। आप जब बीकॉम में जाओगे या तो आप सीए फाउंडेशन का, सॉरी सी इंटर में जाओगे तो आप ऑडिट पढ़ोगे, तो उसमें ऑडिट फीस लगता है, अकाउंटिंग के चार्जेस लगती है, ये सब आपके ऑपरेटिंग, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको ऑडिट फीस पेमेंट करना जरूरी होता है। बिजनेस करने के लिए कोई हम लोगों की तरह एक चार्टर अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा जो आपके बिजनेस के टैक्स फाइलिंग कर देंगे, आपके बिजनेस का हिसाब रख देंगे दोस्तों। तो वो सारी चीज आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फॉलो हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई भाई का? आई होप आपको पूरा क्लियर है दोस्तों। सिंपल भाषा में याद रखना, वंस वी गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन, आपको और कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा। जस्ट आप फोकस करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है। मैंने आपको पूरा अच्छे से मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब भैया जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो नाम तो सुना ही होगा, क्या लिखा है देखो, इन्वेस्टिंग। नाम से थोड़ा बहुत पता चल जाता है, मतलब आप कोई भी चीज अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लाओगे। आई एम रिपीटिंग, अगर कोई भी चीज आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लाओगे। तो सबसे पहले याद करना है इन्वेस्ट क्या करते हैं भैया। हम लोग इन्वेस्टमेंट मेनली क्या करते हैं, सोचो तो आप लोग, मेनली हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं। अगर कोई मेरे पास, अगर कोई एसेट्स है, मान के चलो मैं उसके नॉन करेंट एसेट के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपके पास कोई भी नॉन करेंट एसेट्स है ना, तो आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लाते हो। एंड अगर आपके पास कोई भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने अगर कोई दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, तो वो भी आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आता है। तो आज से याद रखो कि आप लोग बैलेंस शीट पढ़े हो, तो बैलेंस शीट पढ़ने के टाइम को याद रखना है कि भैया इन्वेस्टिंग में सिर्फ दो ही आइटम का डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्या क्या, नॉन करेंट एसेट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो भैया एग्जाम्पल अब मुझे बता दो। देखो अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो नॉन करेंट एसेट का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान के चलो परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, एक साथ में लिखते हैं परचेज ऑफ मशीनरी, इसमें आएगा, ठीक है। परचेज ऑफ जैसे मशीनरी आएगा, ठीक है, या तो आप फर्नीचर पकड़ लो, या तो आप कोई और भी अच्छा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पीपी। आप लोग तो सुने ही होंगे, आजकल तो हम लोग वो फिक्स्ड एसेट वाला कहानी नहीं बोलते, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आप कोई भी अगर परचेस करते हो मशीन का, फर्नीचर का, तो बेस्ट एग्जाम्पल पीपी अगर परचेस करते हो तो वो नॉन करंट एसेट में आता है। एंड उसको हम लोग इन्वेस्टिंग में देखा, क्योंकि देखो मैंने मशीन को बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मेरा जो बिजनेस का कैपिटल है उससे मैंने बिजनेस में ही मशीन को इन्वेस्ट किया, ठीक है, पैसा लगा के, तो वो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा दोस्तों। एंड उसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे परचेज भी आएगा तो उसका सेल भी करना यहाँ पे आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल ऑफ पीपीई। तो भैया परचेज भी करना अगर यहाँ पे आएगा तो सेल भी आप करोगे तो भी यहाँ पे वो आने चाहिए। क्लियर है एकदम भैया, एकदम पक्का क्लियर है भैया, ठीक है। अब उसके बाद भैया ये सब एग्जाम्पल है, जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे वैसे वैसे और भी आइटम्स आएंगे। तो जस्ट फर्स्ट क्लास है तो हम लोग शॉर्ट में आपको इतना कोशिश करेंगे कि वो चीजें इजी बने, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आप नोट कर रहे हो तो बढ़िया है, पॉज करो और इसको नोट करो अच्छे से, ठीक है, जो भी मैं लिखा के दे रहा हूँ उसको नोट करते रहना। अब उसके बाद भैया अगर मैं नॉन का इन्वेस्टमेंट का बात करूँ, तो नॉन का इन्वेस्टमेंट आप लिख सकते हो जैसे कि परचेज ऑफ शेयर्स। आप शेयर कोई भी कंपनी का परचेज कर सकते हो, या तो आप मान के चलो कोई भी कंपनी का आपने डिवेंचर परचेज कर लिया, ठीक है, या तो कोई दूसरे सिक्योरिटीज परचेज कर लिया, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या याद रखना है दोस्तों, कि आप अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हो तो आपने कोई दूसरे कंपनी में जाके शेयर परचेस की हो, डिवेंचर परचेस की हो, या तो सिक्योरिटीज को परचेस की हो। अगर वो भी करते हो तो उसके साथ आप सेल भी करोगे, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी यहाँ पे आ जाएगा। मैं एक बार में लिख के दे रहा हूँ सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएंगे। तो भैया अगर हम मशीन को परचेस करते हैं, अगर हम शेयर को परचेस करते, अगर हम मशीन को सेल करते, शेयर्स को सेल करते, तो वो सारी चीज आपके इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आ जाएंगे। कहां पे आएंगे दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब आप लोग समझना, थोड़ा ध्यान रखना, तो आराम से ध्यान रखना, ठीक है, सुनो अच्छे से। देखो भाई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, अगर शेयर परचेस किया या तो शेयर सेल किया तो यहां पे अगर आएगा, ठीक है, मतलब शेयर सेल मतलब जो शेयर आपने परचेस किया वही शेयर को सेल किया। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर आप लोगों को शेयर परचेस करने से आप लोगों को डिविडेंड मिल सकता है, हाईली पॉसिबल है।
अगर आप कोई भी कंपनी में शेयर परचेस किए तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर शेयर परचेस करना इन्वेस्टिंग होता है तो उससे शेयर परचेस से आपको जो डिविडेंड इनकम आता है वो भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फॉलो होगा, क्योंकि सिमिलर नेचर है। तो डिविडेंड आपके पास जो आता है वो इन्वेस्टमेंट करने से आया है, तो डिविडेंड आप अगर रिसीव करोगे तो आपका वो यहाँ पे इन्वेस्टिंग में आएगा। क्लियर। अच्छा भैया, अगर मैं डिवेंचर में पैसा लगाती हूँ कोई दूसरे कंपनी का, मान के चलो आप रिलायंस मोटा भाई हो, तो रिलायंस ने टाटा की कंपनी के डिवेंचर में पैसा लगा दिया, तो टाटा कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। आप पढ़े हो अपने डिवेंचर के चैप्टर में जहां पे आपने इंटरेस्ट को अमोटाइज भी किए हो, याद है ना, इंटरेस्ट को हम लोग राइट ऑफ करते थे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, रिडेम्पशन करते हो आप डिवेंचर का, तो वही बाद में कर रहे हो अभी डिस्कशन। तो भैया आप जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हो वो सॉरी इंटरेस्ट जो रिसीव करते हो डिवेंचर इन्वेस्ट करने के लिए कोई दूसरे कंपनी, वो भी तो आपके इनकम है। तो डिवेंचर परचेस करना अगर इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगा वो भी इन्वेस्टमेंट में जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं करने से इंटरेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इंटरेस्ट रिसीव। भैया समझ में आ गया। तो अब अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो आपने अभी तक सीखा है इन्वेस्टमेंट में यही आइटम्स आते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आते। आप बिलीव करो मेरा, आप जब पढ़ोगे मेरे साथ तो ये प्रैक्टिस जब करोगे तो यही चैप्टर ये पार्ट ही आता है, ये जितना भी टॉपिक मैंने डिस्कशन किया यही आता है। परचेज एंड सेल ऑफ पीपीई, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव, यही आता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है इन्वेस्टिंग में। अब आ जाओ मुन्ना फाइनेंसिंग के पार्ट में। अच्छा भैया फाइनेंसिंग के पार्ट में क्या होता है, फाइनेंसिंग में याद रखना आप जो बिजनेस में पैसा लगाते हो इन द फॉर्म ऑफ, मतलब किसी से मांग के, किसी से मांग के आप जब बिजनेस में पैसा लगाते हो वो सारे आपके फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या, देखो नाम में ही काम छुपा है, नाम में ही काम छुपा है। काम क्या है, काम है लोगों से पैसा लेना। मतलब पैसा क्या चीज के लिए लेते हो, बिजनेस में फंड करने के लिए लेते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आपके जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है इट इज नथिंग बट फंडिंग इनटू द बिजनेस। देखो मैंने इजी करके लिख रहा हूं, ठीक है, आपको इजी रहेगा, याद रहेगा कि भैया अगर फाइनेंस एक्टिविटीज का बात हो तो इसका मीनिंग क्या है, फंडिंग इनटू द बिजनेस, मतलब बिजनेस में फंड को लगाना। अब बिजनेस में जब फंड लगाओगे तो दो पार्ट में आता है। बिजनेस में फंड कैसे लगाते हो, आप सोचो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो थोड़ा, ठीक है, बैलेंस शीट को थोड़ा याद करते दोस्त। हाँ मुझे बताओ, आपने नॉन करेंट एसेट को एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डाल दी इन्वेस्टिंग में। अच्छा भैया अभी बचा करंट एसेट। करंट एसेट से तो पैसा नहीं आता है, कभी नहीं आता करंट एसेट से पैसा, ठीक है, वो तो आपका आप गुड्स बेचते हो उसके बाद वो पैसा अलग से आता है, वो अलग है, करंट एसेट का पार्ट पूरा ही अलग है। तो भैया बचा क्या मेरा, अब बचा मेरा करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड शेयर कैपिटल। भैया करंट लाइबिलिटीज तो कभी बिजनेस से पैसा नहीं आता है, वो तो हम गुड्स सामान वगैरह खरीदते हैं तो उसमें आपका क्रेडिटर आते हैं। तो हो क्या सकता है, आप कंपनी हो एंड आप अपने बाहर में पब्लिक को शेयर बेचते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं इशू ऑफ शेयर्स, क्या मैं बोल सकता हूं मुझे बता दो। आप अभी पब्लिक को शेयर बेच रहे हो तो शेयर्स के साथ साथ आप पब्लिक को डिवेंचर भी बेच सकते हो। क्या मेरा बात समझ में आई, तो आप पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हो। अच्छा डिवेंचर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डिवेंचर यहाँ पे नहीं लिखेंगे गाइस, सॉरी डिवेंचर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे शेयर। तो आप बिजनेस में शेयर इशू कर सकते हो, चाहे आप बोल लो उसको इक्विटी शेयर, चाहे आप उसको बोल लो प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो हम लोग बिजनेस में शेयर इशू करके पैसा ला सकते हैं। एंड दूसरा भैया सबसे इंपॉर्टेंट, आप बिजनेस में लोन ले सकते हो। लोन क्या कर सकते हो, लोन, तो आप बिजनेस में लोन ले सकते हो। जैसे आप बैंक से लोन ले सकते हो, या तो आप भैया डिवेंचर इशू कर सकते हो। डिवेंचर भी एक टाइप ऑफ लोन कैपिटल होता है, आप लोग पढ़े हो, डिवेंचर भी एक टाइप ऑफ लोन कैपिटल होता है जो हम लोग पब्लिक को ऑफर करते हैं, उसके बदले में मैंने पैसा लेता हूं और उनको हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करता हूं, या तो हर महीने इंटरेस्ट पेमेंट करता हूं। तो दो प्रकार से आपके पास पैसा आते हैं, ठीक है, क्या प्रकार से पैसा आता है, देखो नंबर वन शेयर इशू करके पैसा आ सकता है, या तो बैंक से लोन लेते हो, या तो डिवेंचर इशू करके आपको पैसा आ सकता है। तो याद करो भैया कि अगर हम लोग बात करें तो मेनली आपका यहाँ पे दो आइटम्स आते हैं, एक होता है आपका शेयर कैपिटल, समझना है पे अच्छे से। हाँ तो आपके पास दो आइटम आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया, अच्छा इसको मैं थोड़ा लाइन टाइम इजी होगा, आपसे अगर मैं बात करूं कि भैया दो आइटम क्या क्या आते हैं, तो आप मुझे बताओ कि भैया देखो शेयर कैपिटल आ सकते हैं एंड उसके साथ साथ भैया आपके नॉन करेंट लाइबिलिटी भी आता है। याद रखना, देखो ये ट्रिक से याद रखने का, क्योंकि बाद में आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा, आपको ना उसको मगअप ही नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ इस ट्रिक को याद रखोगे, ये चार्ट याद रखोगे। देखो मैंने फिर से चार्ट लिख के दिया, क्या क्या लिख के दिया, सबसे पहले भैया हम जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल से हम लोग पैसा ला सकते हैं, चाहे वो इक्विटी चाहे वो प्रेफ हो।
या तो हम लोग बैंक से डिबेंचर इशू सॉरी बैंक से लोन ले सकते हैं, या तो हम डिबेंचर इशू करके भी पैसा उठा सकते हैं, तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्लासीफाई होता है। समझ में आ गया पूरा गाइस? तो अब आपके पास देखो चार आइटम क्लियर हो गया। नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसमें जो भी आइटम्स होगा। नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो जाएगा इन्वेस्टिंग में। अगर शेयर कैपिटल में एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो जाएगा फाइनेंस एक्टिविटीज में। तो बचा क्या दोस्तों? बच गया आपका करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट एसेट। तो भैया याद रखना यहाँ पे आपके करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटीज का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो भी यहाँ पे आएगा। क्या समझे? तो भैया करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटीज बच गया ना, तो वो कहाँ जाएगा? आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटीज में आएगा, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि वर्किंग कैपिटल को कैसे बिजनेस में यूज किया जाता है। वर्किंग कैपिटल को बिजनेस में, वर्किंग मतलब क्या होता है, जो आपके रेगुलर रेगुलर कैपिटल है जो आपके बिजनेस में रेगुलर बेसिस में लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं डे टू डे वर्क के लिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज को हम लोग कैसे मतलब शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे, वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन याद रखना बाकी चारों आइटम तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आ गया, तो करंट एसेट करेंट लाइबिलिटीज आपको ऑपरेटिंग में आ जाएगा। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल ले लो। जैसे मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ, तो भैया नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल अगर मान के चलो, अगर इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ आपके शेयर्स, आप अगर डिवेंचर इशू करते हो तो वो आपके कहाँ पे आएंगे? फाइनेंस एक्टिविटीज में आएंगे। अच्छा, अगर आप इशू करके पैसा लाते हो तो आप ये भी तो करोगे ना, रिडेम्पशन भी तो करोगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बाई बैक ऑफ शेयर, शेयर को आपने बाई बैक कर लिया, मतलब खरीद लिया, अपना खुद का शेयर आप खुद ही खरीद लिए, तो बाई बैक ऑफ शेयर बोल सकते हैं। एंड थर्ड, हम लोग ये तो बोल ही सकते हैं ना, डिबेंचर को भैया रिडीम कर दो, आप लोग पढ़ते हो रिडेम्पशन और डिबेंचर, समझा? एकदम क्लियर है भैया? 4 नंबर हो। तो भैया हम लोग रिडेम्पशन डिवेंचर को यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर आप किसी को शेयर इशू करते हो, उसके बदले में आपको क्या देना पड़ सकता है? डिविडेंड। क्योंकि देखो इन्वेस्टिंग में जब मैंने किसी कंपनी में शेयर इशू किया था तो मुझे डिविडेंड मिला था। अब फाइनेंसिंग में मैं किसी को शेयर इशू कर रहा हूं तो मुझे भी डिविडेंड देना पड़ेगा। तो डिविडेंड अगर पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आएगा, करेक्ट, डिविडेंड पे करोगे तो फाइनेंसिंग में आएगा, क्योंकि फाइनेंसिंग मतलब शेयर इशू करना। तो शेयर इशू करके अगर कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़े तो वो डिविडेंड आपका होगा, तो वो यहाँ पे ही आएगा। सिमिलरली अगर आप डिवेंचर इशू करके पैसा उठाते हो, ये तो बैंक लोन मान के चलो, या तो लोन, रिडेम्पशन और डिवेंचर एंड लोन, ठीक है। तो अगर आप लोन लेते हो एंड अगर वो लोन पेमेंट करने के टाइम पे आपका इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। लोन लेना जैसे फाइनेंसिंग, लोन का इंटरेस्ट चुकता करना वो भी फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे डिविडेंड ले लो एंड इंटरेस्ट रिसीव भी ले लो दोस्तों। क्या आपको समझ में आई? क्या भाई का बात आपको समझ में आया दोस्तों? देखो क्या क्या मैंने लिखा, शेयर इशू करो चाहे आप डिवेंचर इशू करो, ये तो बैंक लोन ले लो, वो यहाँ पे आएगा। शेयर को आप रिपे कर दो, मतलब बाईबैक कर लो शेयर को, तो यहाँ पे आएगा। अगर आप डिवेंचर या तो लोन को आप रिडेम्पशन करते हो, मतलब उनका पैसा उनको वापस कर देते हो, वो भी यहाँ पे आएगा। या तो आप डिविडेंड रिसीव करते हो, सॉरी पेमेंट करते हो, यहाँ पे ना गलत लिखा मैंने गाइस, पेमेंट बोला बोल के मैंने रिसीव लिख दिया, ठीक है, ये थोड़ा ठीक करना है। अगर आप डिविडेंड पेमेंट करो, वो शेयर जिसने आप जो आपने इशू किया, तो डिवेंचर के ऊपर आप इंटरेस्ट पेमेंट करो जो आपने इशू किया, तो ये सब चीज आपको फाइनेंसिंग में। तो भैया आई होप के सबको क्लियर हो गया है कि भैया क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, उनमें क्या क्या आइटम्स वगैरह होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपके बहुत सारे काम इजी बनते चलेंगे, बहुत ही ज्यादा काम आपके इजी बनते चलेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब भैया एक चीज आप और एक बता दो कि अभी हम लोग तो ये सीख गए कि कौन से एक्टिविटीज होता है। अब भैया हम लोग जानते हैं कि जब कैश फ्लो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं ना, जब कैश फ्लो आप स्टेटमेंट बनाते हो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको दो चीज का ध्यान थोड़ा रखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप स्टार मार्क करके लिख लो, ओनली कैश ट्रांजैक्शन विल कम, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बाकी जितना भी नॉन कैश आइटम उसको एडजस्ट करना। तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा मैंने? ओनली कैश ट्रांजैक्शन और आइटम विल कम, इसको लिख लो। 2 नंबर में क्या लिखोगे? ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस या तो इनकम, वो सारे क्या करोगे आप? उसको एलिमिनेट कर दोगे। तो नॉन कैश एक्सपेंस एंड इनकम एलिमिनेट करना आपको, ठीक है, इसको लिखो शुड बी एलिमिनेटेड।
शुड बी एडजस्टेड लिखो, एलिमिनेट लिखो, व्हाट एवर यू वांट, ठीक है। शुड बी एडजस्टेड, ये दोनों चीज आपको ख्याल रखना है, बस बाकी कुछ नहीं, ऐसा करेंगे तो समझ जाओगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या सीखा, ओनली कैश ट्रांजेक्शन एंड आइटम विल कम, नॉन कैश एक्सपेंस पकड़ लो या तो इनकम पकड़ लो, ये सब चीज आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे कहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जब हमें हमें तो उसका दो फॉर्मेट्स आते हैं। तो अगर मैं आपको फॉर्मेट्स के बारे में बात करूं तो उनके दो फॉर्मेट्स आते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉर्मेट और एक होता है इनडायरेक्ट फॉर्मेट। डायरेक्ट फॉर्मेट में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, उसका कुछ एज सच बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज कुछ नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मेट में आप जो भी चीज परचेस करते हो, जो भी चीज सेल करते हो, आपके हाथ में जो भी पैसा आता है, आपके हाथ में जो भी पैसा आता है, वो आप डायरेक्ट फॉर्मेट में दिखाते हो, ठीक है। हम लोग मेन पार्ट जो डिस्कशन करेंगे वो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मेट इज वेरी इजी, और एग्जाम में क्या होता है कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मेट से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जरूर एग्जाम कर, मतलब जब एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा। लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्मेट सीखना मेरे लिए जरूरी है। इनडायरेक्ट फॉर्मेट में ही आपका वो तीनों एक्टिविटीज आएंगे मोस्टली, डायरेक्ट में भी आएंगे लेकिन इनडायरेक्ट में आपको मेनली दिखाना है कि भैया ऑपरेटिंग में कितना है, फाइनेंसिंग में कितना है, इन्वेस्टिंग में, वहां पे सारे एडजस्टमेंट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मेट सीख लेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट कैसे होता है, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में देखो मैं दिखाता हूँ आपको। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि कैश कितना आया, कैश कितना गया, वो दिखाओगे। जैसे एग्जाम्पल, फॉर से एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो आपने लिख दिया सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके बाद आपने लिख लिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। इसको आपने टोटल कर दिया, उससे आपने लेस कर दिया परचेज ऑफ गुड्स, बिजनेस में जो भी खर्चा होता है जैसे सैलरी का हो गया, बिजनेस एक्सपेंस जो भी होता है वो आप माइनस कर दो, जैसे सैलरी का खर्चा हो गया, वेजेस का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, रेंट का हो गया, ये सब माइनस कर दो। एंड उसके साथ पेमेंट टू क्रेडिटर, आपने जितना क्रेडिटर को पेमेंट किया उसको भी यहाँ पे माइनस आप करते हुए चलो, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर को यहाँ पे भी माइनस करते हुए चलो, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो यहाँ पे जो आप परचेज ऑफ गुड्स देख रहे हो, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है बहुत अच्छे से धमाल संभाल के कि आप यहाँ पे कितना कैश का परचेज किया। मैं बार बार बोलूँ ये परचेज गुड्स में क्रेडिट नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ कैश ही आता है, याद रखना। एक गलती मत करना तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, ये गलती प्लीज मत करना, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आपने कितना का माल कैश में सेल किया वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक चीज देखो आपको समझ में क्लियर आ जाएगा, आपने कितना का गुड्स कैश में सेल किया वो तो यहाँ पे आएगा, और आप कितने का गुड्स क्रेडिट में सेल किया वो नहीं आएगा, लेकिन आपने क्रेडिट सेल करके कितना पैसा रिसीव किया वो जरूर आएगा। मेरा बात को समझना दोस्त, ये थोड़ा ट्रिकी है। आपने कितना कैश में सेल किया वो यहाँ पे आएगा अलग से, सेल ऑफ गुड्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ कैश सेल। आपने कितना गुड्स क्रेडिट में सेल किया उससे आपको कितना पैसा आया वो यहाँ पे आएगा एज ए कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। सिमिलरली आपने कितना कैश में परचेस किया वो यहाँ पे आएगा, आपने कितना बिजनेस में कैश में खर्चे किए वो यहाँ पे आएगा, और आपने जो क्रेडिट में खरीदे थे लोगों से माल उसके लिए आपने कितना पेमेंट किया वो यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो, गलती से यहाँ पे टोटल सेल मत करियो, यहाँ पे सिर्फ कैश ही सेल करियो, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट परचेस ही करियो, सॉरी कैश परचेस ही करियो, गलती से मत करिए नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने बैकेट में कैश लिख दिया। इसके बाद आप जो टोटल आपके हाथ में आएगा गैस, आपके हाथ में जो टोटल आएगा, ठीक है, इससे आप माइनस कर दोगे, लेस कर दोगे टैक्स पेड, तो आपके हाथ में ऑपरेटिंग कैश आ जाएगा। तो आपके हाथ में आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये आपके हाथ में आ जाएगा। समझे, देखो मैं आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूं अच्छे से। तो आपके हाथ में आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देख रहे हो गाइस, नोट करते रहो, और अगर आप पॉज करना तो वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इसके बाद और आपको ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ गया, इसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सीक्वेंस विल बी सेम, हाँ, जिस तरीके से मैंने आपको सीक्वेंस सिखाया वैसे ही रखना, पहले ऑपरेटिंग उसके बाद इन्वेस्टिंग उसके बाद फाइनेंसिंग, ठीक है। ओ आई एफ आएगा, तो इन्वेस्टिंग में जो भी आइटम होगा उसका प्लस माइनस करके पे बैठा देना, उसके बाद फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल आ जाएंगे, यही जो आपके हाथ में आया इसको हम लोग बोलते हैं नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ये आपके नेट कैश फ्लो हो जाएंगे, ठीक है।
अब सोचो दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, सुनना मेरा बात बहुत ध्यान से, सुनना मेरा बात बहुत ध्यान से। यहाँ पे देखो एक एक आइडिया है, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ओपनिंग कैश से, कितना, 1000 रुपीज से। आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ओपनिंग कैश 1000, मतलब डे का शुरू 1000 से किया था, और डे एंड होता तो आपने देखा आपके पास 2000 रुपीज है, ठीक है। ये डे एंड का है, डे एंड का कैश है। तो आपने बीच में कितने का कैश को जनरेट कर लिया है, +1000 का, समझना गाइस, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टार्टिंग में आपके पास ओपनिंग कैश थे 1000, एंड जब डे एंड पे आए आपके पास कैश कितने का है, 2000 रुपया, ठीक है, 2000 रुपीज आपके पास कैश है। तो आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे भैया मेरे पास नेट टू नेट 1000 का कैश पॉकेट में आ गया एक्स्ट्रा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया आप मुझे बता दो कि ये 1000 रुपीज कहाँ से आपके पास आया, आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। होगा क्या आंसर, होगा क्या आंसर, कोई आंसर नहीं होगा ना। तो यही 1000 रुपीज का आंसर जानने के लिए, जैसे मैंने ऊपर में आपको बताया था, हम लोग ये सारे एक्टिविटीज को करते हैं। जहां पे ये आप देखो, यहाँ पे हम लोगों ने किया था, ये पूरा ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको समझ में आएगा ऑपरेटिंग से कितना आया। उसके बाद आप जब इन्वेस्टिंग का ट्रांजेक्शन करोगे तब समझ में आएगा इन्वेस्टिंग में से कैसा कैश आया या गया, हो सकता है। उसके बाद फाइनेंसिंग से ये देखोगे कितना कैश आया कितना गया, हो सकता है, लाइक दैट। तो जब ये तीनों को आप जोड़ दोगे तो आपके पास जो नेट कैश आएगा यही आपके 1000 रुपीज है। तो एक बिजनेस को अगर जानना है कि मेरे पास 1000 का कैश आया है या 1000 का कैश गया है, व्हाट एवर इट मे बी, जो भी कैश आता है जो भी कैश जाता है उसको हम लोग जब जानते हैं कहां से आया कहां से गया, उसके लिए ही हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। दैट इज द मेन रीजन। एंड वो चीज अच्छे से जानने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीनों एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि अच्छे से जान पाए कहां से आया कहां से गया, ऑपरेटिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, दैट्स ऑल भैया। समझ पाया अभी क्या होता है। एंड जब आपके पास, जब आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरे हाथ में 1000 रुपीज है यहाँ पे, तो उसके बाद आपका क्या काम क्या होगा पता है, आप ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भैया कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप सिर्फ फॉर्मेट को थोड़ा देखने का कोशिश करो। नेक्स्ट दिन जब सम्स करवाएंगे आपको पानी लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। वंस यू गेट इट ना गाइस, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा पता है, ये जो फिगर आएगा ना आपके पास, देखो ये फिगर आएगा, ये जो आपके पास फिगर आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये आपका तीनों एक्टिविटी से जो है वो है 1000। ओपनिंग में आपके पास कैश था 1000, कुल मिला के आपके पास टोटल कितना आ गया ईयर मंथ एंड में 2000, दैट्स ऑल। दिस इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर द डायरेक्ट एक्टिविटीज। सेमी फंडामेंटल है, जस्ट फॉर्मेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और कुछ नहीं। डायरेक्ट फॉर्मेट थोड़ा इजी है, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्मेट में थोड़ा मेहनत करने पड़ेंगे हम लोग को। समझ में आया पूरा अच्छे से क्लियर कि नेट कैश फ्लो कैसे होता है, ओपनिंग के साथ क्लोजिंग ऐड करोगे तो आपको ये आ जाएगा। दैट इज व्हाट द एग्जांपल गाइस। सबको समझा, पूरा क्लियर है गाइस, एग्जांपल के तौर से पूरा अच्छे से क्लियर है। आप आ जाओ, हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट, ठीक है। देख लो सबको अच्छे से, देख लो एक बार थोड़ा देख लो अच्छे से गाइस। डायरेक्ट का फॉर्मेट ये बहुत इजी है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्मेट एक बार सीख लेते हैं गाइस। इधर आ जाओ नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट मेथड्स क्या है भैया, सुनो अच्छे से। इनडायरेक्ट मेथड्स में हम लोग जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड्स करते हैं तो उसमें हम लोग को कुछ फॉर्मेट प्रॉपर मेंटेन करने पड़ते हैं। आप यहां पे लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूंगा आप लोगों को, याद रखना, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो उसका एक सेपरेट, आप जब सीए फाउंडेशन में जाके पढ़ोगे या तो आप मान के चलो कोई प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ते हो तो आपको स्टैंडर्ड भी जानने पड़ेंगे। क्योंकि देखो हम लोग तो बोल तो सब कुछ देते हैं, ठीक है, हम लोग बोल सब कुछ देते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। मतलब इन द सेंस कि भाई कहाँ से उठ के आ गया, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, कौन सा ऐसा मेथड्स है, कौन सा ऐसा रूल है जो हमको बताता है कि इस तरीके से अकाउंट्स को करना है, वो स्टैंडर्ड आपको गाइड करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है ना, वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में गाइड करता है। तो आप यहाँ पे लिखे दोगे, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके, एज पर AS3, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 हम लोग लिखते हैं, ये इस चीज को थोड़ा याद रखना, ठीक है। कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 यहाँ पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा प्लीज याद रखना।
चले आगे, आगे बढ़े। शुड आई गो गाइस, शुड आई गो। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे फॉर द ईयर एंड। मैं आपको पूरा फॉर्मेट डाल के दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा याद हो जाए। बस याद रखना कि जब हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी ये सब समझ में नहीं आया, थोड़ा देख लो कहाँ कहाँ से क्या आइटम्स आते हैं, ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया एक बार फॉर्मेट डाल दो। भैया फॉर्मेट थोड़ा एक बार अच्छे से डाल दो, फॉर्मेट तो डाल दो। ठीक है, आप लोग लिखो, मैं फॉर्मेट थोड़ा डालता हूँ फटाफट करके। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो, जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं तो उसमें तीनों पार्ट आते हैं। एक क्या आता है, नंबर ए। नंबर ए में आता है आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद आपके नीचे क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, इसको ऐसे मत लिखे, आप यहाँ पे लिख सकते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद आप सी पॉइंट में लिख सकते हो, मेरे पास जगह है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, याद रखेगा। ठीक है, अब भैया एक चीज याद रखो, आपको ये फॉर्मेट मगअप करना नहीं है। फॉर्मेट मगअप करोगे तो आपको दिक्कत बनेगा। रादर देन यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द लॉजिक। सब चीज का लॉजिक होता है। ठीक है, अकाउंट सब पढ़ते पूरा लॉजिक है। आपको मगअप करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ आप फोकस करो कि आपको कौन सा मतलब आइटम्स कहाँ पे बैठाना है। तो एक बार ऊपर चलते, एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लेते आराम से। भैया मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि चारों आइटम जो होते हैं, जैसे मान के चलो नॉन करेंट एसेट। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट नेटवर्क के इशू हो रहा है थोड़ा। देखो आपको अभी आई थिंक सो दिख रहा है। ठीक है, देखो जैसे नॉन काइंड एसेट, जैसे नॉन काइंड इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टिंग में जाएगा। जैसे नॉन आपका क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल प्लस नॉन काइंड लाइबिलिटीज, वो आपके इन्वेस्टिंग में फाइनेंसिंग में जाएगा। बाकी आपके जो बिजनेस का डे टू डे है एंड वर्किंग कैपिटल जो आते हैं वो आपके ऑपरेटिंग में जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो भैया जब हम लोग शुरू करेंगे तो देखो कितना ईजी तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग एकदम नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर उठते हुए चलेंगे, बस सीढ़ी सीढ़ी तो वही होता है ना, ऊपर से नीचे अच्छे से, नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, वही तो मेहनत होता है। तो भैया फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग में आपका आता है, अगर मान के चलो आपके शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी होता है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी होता है। ठीक है, इसमें दो आइटम आते हैं, याद रखना। एक होता है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो भैया जब फाइनेंसिंग का बात करते हो तो इसमें दो आइटम्स आते हैं। क्या क्या मैंने बताया, इस आइटम को याद रखना। मैं ये फॉर्मेट दे रहा हूँ लेकिन इसमें मैं वैसे लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो थोड़ा। ठीक है, तो भैया क्या क्या आता है इसमें, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। इसमें आपके आते हैं भैया इशू ऑफ शेयर। दूसरे में आता है भैया, अगर इशू ऑफ शेयर यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ शेयर यहाँ पे आ जाएगा। रिडेम्पशन ये तो बाई बैक ऑफ शेयर, याद है। बाई बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो भैया यहाँ पे एक आइटम आ गया इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन और बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो उसके बाद क्या आता है भैया, नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसमें भी दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट क्या आता है, इसका थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्या क्या आता है दो पार्ट इसमें भैया, इसमें एक तो आता है आपका इशू ऑफ डिवेंचर, या तो बैंक लोन। आपने जब अगर बैंक से लोन लिया तो यहां पे आएगा, समझा, बहुत इजी है। इशू ऑफ डिवेंचर यहाँ पे आएगा, या तो आपने अगर बैंक से लोन लिया तो यहाँ पे आएगा। उसके साथ साथ क्या आता है भैया, उसके साथ साथ आता है यहाँ पे आपका क्या नाम है उसका, रीपेमेंट ऑफ लोन, या तो आप बोलो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, एंड इसके साथ और दो आइटम को ऐड करना है। आपको याद है ना क्या मैंने बोला था, इसके साथ और दो आइटम क्या है भैया, एक आता है आपका डिविडेंड पेमेंट एंड इंटरेस्ट। ये पेमेंट नहीं, इंटरेस्ट पेड होगा। हाँ, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड, याद रखना। ठीक है,
पेड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि पेमेंट बोल के कुछ नहीं है, पेड वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका अगर देखोगे तो यही आइटम मेनली आपके आते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। वंस वी डन, वंस वी आर गोइंग टू हेड, तो हम लोग और भी आइटम सीख लेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। मोस्टली ये सारे आइटम आते हैं। तो इनको आप प्लस माइनस करोगे, ठीक है, इनको आप प्लस माइनस करोगे और उसके बाद इसको टोटल आप यहाँ पे लिख दोगे बाहर, चलेगा, समझ में आया? तो ये हो गया आपका फाइनेंस एक्टिविटीज के पार्ट सबसे पहले। इसके बाद आ जाओ दोस्तों मुन्ना, इन्वेस्टिंग में आ जाओ। इन्वेस्टिंग में क्या होता है भैया? इन्वेस्टिंग में आपका होता है, मैंने आपको क्या बताया था, इन्वेस्टिंग में होते हैं एक नॉन करेंट एसेट, एक होता है आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप नॉन करेंट एसेट, उसका दो पार्ट, एक क्या होता है परचेज ऑफ पीपीई, लिख लो यहाँ पे, चाहे आप लिखो प्लांटर, आपका प्लांटर मशीनरी, वॉट एवर इट में भी, पीपीई में सब कुछ आता है, प्लांटर मशीनरीज भी आता है, फर्नीचर्स भी आते हैं, फिक्सचर्स भी आते हैं, व्हीकल्स भी आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखोगा सेल ऑफ पीपी, आपने जितना प्राइस में पीपी को सेल किया वो यहाँ पे आ जाएगा। एकदम मस्त क्लियर है भैया, समझ में आया? इसके बाद भैया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं भैया, तो इसमें भी दो आइटम आते हैं। क्या कहते हैं भैया? सबसे पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे परचेज मत लिखो, यहाँ पे लिखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, या तो किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट आप करते हो, आप अभी कर रहे हो, हाँ, आप किसी से पैसे नहीं ले रहे हो, आप खुद इन्वेस्टमेंट करो। या तो आप बोल सकते हो कि भैया जब इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पे लिखोगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज भी आएगा, सेल आएगा, लेकिन उसके साथ मैंने क्या बोला, तो दो आइटम और आ जाएंगे। क्या होता है जब आप परचेज करते हो, ओहो एक सेकंड, हाँ इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा, एनसीएन एनसीआई, ठीक है। इसका मैंने आपको क्या समझा था गाइस, डिविडेंड अगर आपको मिलता है या तो आपको अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर जब आप डिवेंचर खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिवेंचर खरीदोगे तो क्या मिलेगा भैया, डिवेंचर खरीदोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डाल देना, ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, यहाँ पे लिखो, ठीक है, समझ में आया? देखो तो मैंने पूरा लिख के दिया, तो एनसीए हो गया, एनसीए हो गया, शेयर कैपिटल, एनसीएल एंड डिविडेंड पेड, ये सब चीज अच्छे से हो गया। अब इसके बाद भैया ऊपर में आ जाओ थोड़ा, अगर आप ऊपर में आ जाओगे भैया तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है, देखो कैसे लिखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इनडायरेक्ट मेथड में अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे बना रहे हैं, तो आपको याद रखना है सबसे पहला आइटम जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। क्या मैंने बोला भैया? ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। मैंने क्या बोला, समझ में आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको सारी चीज को एडजस्ट करना है, इसको आप बाहर लिखो गाइस, इसको आप यहाँ पे बाहर लिख दो, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, तो आप निकालोगे यहाँ पे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख दोगे। इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एड और लेस, मतलब आपको शुरू करना है यहाँ पे एडजस्टमेंट, ठीक है। क्या लिखोगे एडजस्टमेंट में? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम और आइटम्स, हम लोग इसको एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस या तो इनकम एंड आइटम्स। भैया क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कुछ नहीं, जैसे आप सुनते रहो, आपको इजी लगेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सुनो, अभी तक आपको आई थिंक सो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया से नहीं किया। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई थिंक सो आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग एडलेस क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस आइदर इनकम और आइटम्स, ठीक है, इसको हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब मुझे एक चीज समझो भैया, हम लोग अभी क्या चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, कि भैया हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में व्हाट वी हैव लर्न, क्या सीखे हैं हम लोगों ने अभी तक,
अभी तक हम लोगों ने सीखा है सिर्फ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज आएंगे, मतलब आप गुड्स वगैरह परचेस करो, सेल करो, सैलरी वेजेस पेमेंट करो, इंश्योरेंस रेंट वगैरह पेमेंट करो, या तो ऑडिट फीस पेमेंट करो, ये सब आएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप लोग पीएल स्टेटमेंट में दोस्तों आप लोग डेप्रिसिएशन लिखते हो? हाँ भैया लिखते हैं। क्या आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखते हो? हाँ भैया लिखते हैं। तो ये सब तो आपका बिजनेस का पार्ट ही नहीं है। डेप्रिसिएशन सबसे पहले आपके नॉन कैश आइटम है। तो जब आप कैश फ्लो बनाते हो तो उसमें नॉन कैश आइटम कैसे हो सकता है? मुझे आप लोग एक चीज बताओ, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें नॉन कैश आइटम हो सकता है? मुझे बताओ, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकालते हो गाइस? आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट और लॉस निकालते हो, प्रॉफिट और लॉस निकालते हो। लेकिन उसमें भी तो ऐसा कोई आइटम होगा ना जो आपके खर्चे अभी हुए नहीं है, जैसे कि डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन तो आपका नॉन कैश आइटम है, तो वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में छुपा हुआ है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। दूसरा बात भैया, अच्छा हम लोग अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बात कर रहे हैं, तो मान के चलो अगर मैंने अपने बिजनेस में जो एसेट स्क्रैप हो चुका है, जिसका हाथ पैर थोड़ा खराब हो चुका है, उसको मैं बेच दूंगा, तो वो तो मेरा एसेट को बेचना मैं जिंदगी में कभी कभार करता हूँ, अपने बिजनेस में कभी कभार कर लेता हूँ, 2 3 बार 4 बार 5 बार करता हूँ। वो क्या थोड़ी मेरा मेन ऑपरेशन है? मेरा मेन ऑपरेशन है चीजों को खरीदना बेचना। क्या चीजों को? मेरा प्रोडक्ट को। जैसे आपका मेन बिजनेस है क्या? आपको इरेजर को परचेस करना, इरेजर को सेल करना, ये आपका मेन बिजनेस है। लेकिन एसेट को बेचना ये आपका मेन बिजनेस है ही नहीं, तो वो आएगा नहीं। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी होगा या तो पीपी होगा, वो यहाँ पे आएगा नहीं। उसके बाद भैया, जैसे सुनो ना, अगर मान के चलो आपको याद है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब बनाते हैं ना, हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, एक सेकंड में, हाँ हाँ, हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाते हैं उस टाइम पे आप लोग इंटरेस्ट और लोन को डेबिट करते हो, मतलब खर्चा के हिसाब से दिखाते हो। लेकिन इंटरेस्ट और लोन तो आपके आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, समझे मेरा बात? अच्छा हम लोग जो, सॉरी, फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट और लोन जो होता है वो फाइनेंसिंग में आता है ना, जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं लोन के ऊपर, करेक्ट। हम लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं लोन को, वो तो यहाँ पे आता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे लोन भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे अब लिखो लोन, कॉमा देके लिख लो लोन टेकन। इसको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो भैया आप जो लोन लेते हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हो वो कहाँ पे आता है? फाइनेंसिंग में। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर कोई चीज फाइनेंसिंग में आएगा तो वो ऑपरेटिंग में आना चाहिए? कभी नहीं। तो इंटरेस्ट और लोन, हम लोगों का बिजनेस, हम लोग बिजनेस करने के लिए लोन लेते, लेकिन डे टू डे बिजनेस कंडक्ट करने के लिए इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट नहीं करते, हम लोग सिर्फ लोन लेने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट करते। तो वो जो इंटरेस्ट है वो पीएल में ऐड, मतलब माइनस होकर रखा है, प्रॉफिट कम हो गया इंटरेस्ट की वजह से, तो हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट लोन एक आइटम हो गया। अब सुनो ना, हम लोग कभी कभार बिजनेस में बहुत दिन काम करने के बाद हो सकता है कि गुडविल का वैल्यू थोड़ा कम हो जाए, कोई भी गुडविल का वैल्यू कम हो जाए, तो आप गुडविल का वैल्यू कमाओगे। तो गुडविल का वैल्यू जब आप कम करोगे उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखते हो, इससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये आपके कैश में खर्चे होते? नहीं। गुडविल गिरता है अगर उसका वैल्यू, तो कैश में तो कोई खर्चा नहीं होता, ये हम लोग सिर्फ मन मन में सोच लेते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा आइटम है जिसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, जिसको छू नहीं सकते, सिर्फ उसका वैल्यू महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, उसको नहीं दिखाने वाले। तो ये सारे आइटम ही आपके आते हैं नॉन कैश एक्सपेंस या इनकम में, ठीक है। समझ में आया? बोलो मुझे क्लियर है? तो मैं इसको आपको लिख के दे रहा हूं। देखो मेनली क्या क्या आते हैं, याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। एक एक करके आइटम मैं डिस्कस करता हूँ, आपको बता दूँ। सबसे पहले सुनना, सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर आपका डेप्रिसिएशन है, अगर आपने, सोच समझ के बताना, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन शो किए हो, उसके कारण आपका प्रॉफिट गिर चुका है, लेकिन ये खर्चा हुआ ही नहीं है, तो मुझे एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल, कि मेरे बिजनेस में कितना ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट हुआ है, कैश में प्रॉफिट, कैश मतलब जितना कैश आया या कैश गया, उसका ओरिजिनल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने प्रॉफिट मेरा कम हो गया था डेप्रिसिएशन को माइनस करने से, अब ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको प्लस करना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो जाएगा। प्लस करेंगे तो वो खर्चा जो है वो आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वो खर्चा नालीफाई हो जाएगा। पहले माइनस किया था, अभी प्लस करेंगे तो खर्चा नालीफाई हो जाएगा, तो आपको ओरिजिनल कैश दिखेगा। तो डेप्रिसिएशन प्लस करोगे। उसके साथ अगर आपने इंटरेस्ट और लोन पेमेंट किए हो, उसको भी आप वहां पे दिखाए हो। ये है तो कैश का खर्चा, लेकिन ये ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, ये ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। मैंने क्या बोला?
ये है तो कैश का खर्चा, लेकिन ये ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंस, इनकम। अच्छा, और एक चीज गाइस, इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, इसमें लिखो नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा आपको और ज्यादा, ठीक है। इसको आप लिखो नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो भैया मुझे एक चीज बताओ, ये जो इंटरेस्ट और लोन आपने पेमेंट किया है वो कहाँ पे आता है? इन्वेस्टिंग, सॉरी, फाइनेंस एक्टिविटीज में आता है। तो लोन लेते हो तो फाइनेंसिंग, लोन का इंटरेस्ट पे करते हो तो फाइनेंसिंग, तो वो यहाँ पे आना नहीं चाहिए। तो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पे इंटरेस्ट को माइनस किया था, तो अगर आपको ओरिजिनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो उसको आप एड बैक कर दोगे तो नलीफाई हो जाएगा, तो मैंने एड बैक यहाँ पे कर दिया था, एकदम क्लियर। अच्छा, उसके बाद भैया एक चीज आप मुझे बताओ कि जब हम लोग लॉस, कोई एसेट को बेचते हैं उससे लॉस होता है, तो एसेट बेचने से जो पैसा आता है उसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? इन्वेस्टिंग में दिखाते हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टिंग में दिखाते हैं। तो जो पैसा कम मिला है वो ऑलरेडी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फैक्टर हो चुका है, लिख चुके हैं हम लोग, जितना कम मिला है उसको लिख चुके हैं हम लोग। तो अगेन जो लॉस हुए उसको फिर से क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? तो अगर लॉस होता है तो वो तो आपके बिजनेस में कोई एक्चुअली ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, आपका वो डेली डेली थोड़ी होता है। आप जब मतलब एसेट सेल करते हो ना, आप एसेट जो सेल करोगे उससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो थोड़ी आपका बिजनेस का ऑपरेशन है, वो तो आपका अदर पार्ट है। आपको मन किया एसेट का, आपको आप अच्छा नहीं लग रहा है एसेट, एसेट थोड़ा स्क्रैप हो रहा है, प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है, उसका बेच दिया। तो लॉस अगर होगा तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि लॉस होने से आपका प्रॉफिट गिर चुका था। तो मुझे अगर ओरिजिनल कैश का प्रॉफिट चाहिए तो मैं उसको क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। ओरिजिनल कैश प्रॉफिट इन ओरिजिनल ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीए को ऐड बैक कर दूंगा। समझ में आया? ठीक है, इसके साथ अच्छा, अगर आपका कोई भी इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हुआ है, इंटेंजिबल एसेट अगर राइट ऑफ हुआ है, इसका मीनिंग क्या है भैया? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे गुडविल, ठीक है, या तो गुडविल हो गया या तो पेटेंट हो गया। अगर गुडविल या पेटेंट इसका वैल्यू अगर आपका गिर चुका है तो आपको इसका क्या करना चाहिए? इसको आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन आप सोचो, ये एक्चुअल में तो कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इन द सेंस कि आपका बिजनेस का कोई खर्चे नहीं है, ना ही कैश आपके हाथ से गया है। तो आपको अगर ओरिजिनल कैश प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के साथ ऐड कर देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने गुडविल राइट ऑफ को प्रॉफिट से माइनस किए थे जब पीएल स्टेटमेंट बनाए थे। अभी आप क्या करो? इसको ऐड बैक कर दोगे। क्लियर है? एकदम बढ़िया, मस्त। अब इसके साथ साथ अब क्या करना है और भैया? अच्छा, अब क्या होता है कि कभी कभार आप यहाँ पे जेनरलिज्म को भी अब एडजस्ट करते हो, मतलब मान के चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं जेनरलिज्म। तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने टाइम पे जेनरलिज्म को क्या क्या सुनो अच्छे से। आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे तो आपको मन किया कि ना मुन्ना ना, मेरा बिजनेस में थोड़ा फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं अपने प्रॉफिट से एक पार्ट हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर रखता हूँ। मेरे प्रॉफिट का एक हिस्सा मैं प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर रख रहा हूँ। आपको बिजनेस ने बताया क्या? क्या ये कोई मैंडेटरी रूल है? क्या कुछ नहीं है ना, ये तो बिजनेस का कोई पार्ट ही नहीं है। तो आपको अगर बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, कैश प्रॉफिट, तो आपने रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया था उससे आपके प्रॉफिट कम हो गए थे। आपने अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा तो आपका प्रॉफिट कम हो गएंगे। लेकिन आपको अगर ओरिजिनली प्रॉफिट निकालना है, बिजनेस का प्रॉफिट, तो आपको क्या करने पड़ेंगे? नॉन बिजनेस जो आइटम है उसको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये जर्नलिज्म क्या है? ये आपके प्रॉफिट को घटा दिया था, क्योंकि ये नॉन बिजनेस आइटम है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। सिंपल है भैया, एकदम ठीक है। इसके बाद भैया माइनस। अच्छा, अगर गेन या तो आपका प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ पीपी, तो आप इसको यहां पे डाल दोगे, ठीक है। अगर आपके गेन हुआ या तो आपके प्रॉफिट हुआ ऑन द सेल ऑफ पीपी, तो आपने अगर कोई प्रॉफिट एंड पीपी सेल की हो, तो अगर लॉस आप ऐड करोगे तो प्रॉफिट आपने किए थे इसलिए आपका क्या होता? सोचो, प्रॉफिट आपने ऐड किया था उसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ चुका था, तो ये तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको माइनस कर दूंगा। एकदम सिंपल है भैया, ठीक है। तो आप इसको एक बार लिख लो अच्छे से यहाँ पे। समझ में आ गया आपको? आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका है भैया। ओके। अच्छा, एक काम करते भैया, आई थिंक सो थोड़ा ना मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे, मुझे थोड़ा एक मिनट दो, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फटाफट नीचे कर लेता हूँ। जगह तक थोड़ा शॉर्ट हो चुका है, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। ओहो, एक सेकंड ना गाइस, मैं थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ।
आई होप दोस्तों आप लोग को यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया। तो दोस्तों सुनो, ये जैसे आपके पास में आ गया तो ये आपके बन जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बन जाएंगे दोस्तों यहाँ पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप इसको निकाल लोगे। अभी थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? इसके बाद आपको याद रखना है कि आपको ऐड एंड लेस करना है। क्या चीज का करना है पता है? याद रखना। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, सिंपली मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, क्या लिखोगे यहाँ पे? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखते हैं मैं, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखोगे, अगर मान के चलो आपका इंक्रीज इन करेंट एसेट हुआ एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट हुआ, करंट लाइबिलिटीज हुआ, तो आप इसको क्या करोगे भैया? यहाँ पे माइनस कर दोगे, ठीक है। एंड अगर आपका इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज हुआ एंड डिक्रीज इन करंट एसेट हुआ, तो आप इसको प्लस कर दोगे। प्लस माइनस करके यहाँ पे बाहर निकाल दो, ठीक है। एंड फाइनली आप क्या करोगे उसके बाद? सुनना अच्छे से, ये वाला चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो भैया, अगर आपके करंट एसेट बढ़ गए तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि आपके कैश फ्लो कम हो जाते हैं। क्यों लॉजिक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करते चलूंगा, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन एंड उसके साथ ये लॉजिक समझेंगे। तो भैया करंट एसेट जब बढ़ता है तो हम इसको माइनस कर देंगे, एंड जब करंट लाइबिलिटीज आपके बढ़ते हैं तो हम लोग प्लस कर देते, एंड जब करंट एसेट आपका गिरता है तब हम लोग प्लस करते हैं, एंड जब करंट एसेट आपका सॉरी करंट लाइबिलिटीज जब गिरता है उसको माइनस कर देंगे। सुनना दोस्तों, ऑपोजिट रिएक्शन है। अगर आपके करंट लाइबिलिटीज बढ़ा या तो करंट एसेट घटा तो आपको प्लस करना है। फिर से बता दो भैया, अगर आपके करंट लायबिलिटीज बढ़ता है, सिंपल रिलेशन है, अगर आपके करंट लायबिलिटीज बढ़ता है तो ऐड करोगे, करंट लायबिलिटीज गिरता है तो माइनस करोगे। अगर करंट एसेट बढ़ता है तो माइनस करोगे, करंट लायबिलिटीज गिरता है तो प्लस कर दोगे, ठीक है। एंड फाइनली आपको माइनस क्या करना है? माइनस क्या करना है? टैक्स पेड, जितना आपने टैक्स पेमेंट किया, याद रखना टैक्स पेड। अगर इसको माइनस कर दो तो आपके हाथ में एक्चुअल में कितना का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। समझ पाया? ओरिजिनली आपको कैश फ्लो कितना हुआ है ऑपरेटिंग से वो आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहां से आ जाएगा। और यहां पे लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। क्या मुन्ना समझ में आया पूरा? क्या मुन्ना अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? आई होप के समझ में आ रहा है। ओहो, यू आर एंजॉइंग, वेरी गुड। चलो भैया, बोर नहीं हो रहा ना? थोड़ा 1 घंटा 12-13 मिनट हो गया, बोर नहीं हो रहा ना? समझते रहो, और 2-5 मिनट लगेंगे मुझे, ठीक है, हो जाएगा। तो देखो मुन्ना, क्या क्या सीख गए हम लोग। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट से हम लोगों ने यहाँ पे प्लस माइनस करके पांचों एडजस्टमेंट, चारों एडजस्टमेंट यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट किया। करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस से होगा, करंट एसेट घटेगा तो प्लस होगा, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस होगा, एंड करंट लायबिलिटी अगर घटेगा तो माइनस होगा दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर दिए। उसके बाद टैक्स का जो पेमेंट किया उसको माइनस किए, और फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया मुझे मिल गया। उसके बाद भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग ने तीनों चीज का एडजस्टमेंट किया। नॉन करेंट एसेट बड़ा घटा तो क्या होगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बड़ा घटा तो क्या होगा, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव होगा तो हम लोग ऐड कर देंगे। कहानी खत्म भैया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भैया हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोग शेयर कैपिटल एंड नॉन कैपिटल लायबिलिटीज को ट्रांजेक्शन करते हो वो क्या होगा। अगर आप इशू करते हो तो आपके हाथ में कैश आएगा, और रिडेम्पशन का तो कैश माइनस होगा। एक चीज याद रखना, यहाँ पे ना लिख लो, अगर आप परचेस करते हो तो कैश आउटफ्लो होगा, इन्वेस्ट करते हो तो कैश आउटफ्लो होगा, डिविडेंड मिला तो आपके पास कैश आएगा। ये इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। एंड अगर आप इशू करते हो तो कैश आएगा। सोचो, आपने अगर शेयर इशू किया तो आपके पास पैसा आएगा, और अगर वो शेयर के पैसा वापस लौटाते हो तो आपसे कैश जाएगा, तो उसको माइनस में रखना, ठीक है। तो जो भी रीपे करते हो, जो भी पेमेंट करते हो उसको माइनस में रखना, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाए। समझा? एकदम क्लियर है भैया? तो यहाँ पे भी वो सेम चीज अप्लाई करनी है, इसको भी माइनस में रखो तो आपके लिए कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, आपके माइंड में थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। जो भी फिगर को ब्रैकेट में देख लो इसका मतलब है माइनस, मतलब वो कैश को घटा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, देखो यहाँ पे देखो मुन्ना, यहाँ पे देखो,
मैंने आपको कैसे सिखाया था, देखो सेम फॉर्मेट यूज होगा, ठीक है। इधर आ जाओ, ऊपर में देखो डायरेक्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे नेट कैश जैसे आया था उसका ओपनिंग को जोड़े थे, क्लोजिंग आ गया था। सिमिलर यहाँ पे भी होगा, सिमिलर यहाँ पे भी होगा। क्या सीखा यहाँ पे देखो, नेट कैश फ्लो फाइनेंसिंग था। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल निकाल लो, यहाँ पे टोटल कर दो। जैसे ही टोटल करोगे यहाँ पे क्या आएगा पता है आपका, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। आपने ड्यूरिंग द ईयर में आपका डिफरेंट एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो आया, क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ, समझना अच्छे से। ड्यूरिंग द ईयर में आपके हाथ में कितना कैश फ्लो आया, क्या कैश गया क्या गया। अगर मान के चलो प्लस हुआ तो प्लस में लिखना, माइनस हो तो माइनस में लिखना, ब्रैकेट में लिख देना। अगर कैश आउटफ्लो हुआ तो ब्रैकेट में लिखना, अगर कैश इनफ्लो हुआ तो प्लस में लिखना। जैसे ऊपर वाला केस में 1000 का कैश आया था, तो आपका 1000 का फिगर यहाँ पे बैठेगा, याद रखना। वो जो 1000 आया था ना, वो फिगर यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे 1000 आएगा। प्लस होगा तो प्लस ऐसे रखना नॉर्मल, माइनस होगा तो ब्रैकेट में रख देना। उसके बाद भैया क्या करना है, प्लस कर देना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहां पे लिख देना। तो जो भी होगा प्लस माइनस जो भी होगा, फाइनली आपके हाथ में जो आएगा वो आपका आ जाएगा क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर, समझ में। सो दिस इज व्हाट योर फॉर्मेट दोस्तों। इसको आप आराम से ध्यान में याद रखोगे तो आपके लिए बाकी सारे काम इजी होने लगेंगे। दैट इज व्हाई आई गिव यू अ आइडिया ऑफ द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट जबरदस्त है, बहुत हेल्पफुल फॉर्मेट है, बहुत ज्यादा इजी है। आप अगर एक बार इसको ढंग से कर लोगे तो आपको पानी लगेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट ही पानी। आई होप सो बच्चे आप लोगों को मजा आया, बहुत मजा आया। कितना मजा आए रे जब डेयरी मिल्क आप और हम मिल के खाए रे। क्लियर, आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा ये सेशन। थोड़ा सा लेंदी हो गया, 1 घंटा 16 मिनट, बट हम लोगों ने बहुत अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझा, उनके ऑब्जेक्टिव समझे, उनको एक्टिविटीज को एनालिसिस किए, एंड उसके बाद हम लोगों ने उनके डायरेक्ट फॉर्मेट इनडायरेक्ट फॉर्मेट दोनों का हम लोग अच्छे से आइडिया ले लिए। नेक्स्ट डे गाइस हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो डिक्रीज एंड इंक्रीज ये वाला जो पोर्शन है ना, क्या क्यू ऐड और क्यू लेस होते हैं इसको समझेंगे, एंड देन डायरेक्टली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सॉल्विंग द क्वेश्चन गाइस। और आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। चलते दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय किए, मजा किए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब है, लाइक करना मत भूलना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि सारे बच्चे जो क्लास 12 में भी पढ़ रहे अपना अकाउंटेंसी को बहुत अच्छे से पास करें, और 90+ लाके भाई को बोलो भैया देखो पास हो गए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय। और ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग ले लेना, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम पेज में जाके या तो मैं यूट्यूब में भी शेयर कर दूंगा, आप ले लेना गाइस। बाय बाय, टेक केयर।